अंबर ने सार्थक को अपना परिचय दिया। सार्थक को लगा कि अर्जुन ने यहां आने से पहले शायद किसी की शक्तियों की नकल कर ली है, तभी वो एक दूसरी पर्सनैलिटी की तरह बिहेव कर रहा है। फिर अंबर ने अपना हाथ उठाया और सार्थक के घुंघराले बालों को छूना शुरू कर दिया, जैसे कि सार्थक उसका एक प्यारा कुत्ता हो। सार्थक को अर्जुन की यह हरकत बहुत अजीबोगरीब लगी। अगर कमरे में सार्थक और अर्जुन दोनों अकेले ही होते तो सार्थक अर्जुन को खुद को इस तरह से छूने नहीं देता और उसे पीछे धक्का दे चुका होता। लेकिन वो दोनों कमरे में अकेले नहीं थे और अभी भी सार्जेंट्स की नजरों में थे और सार्थक फिलहाल कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। अंबर ने सार्थक से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की या कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी याद कर लेना। इतना कहने के बाद उस काले घने कमरे के अंदर अंबर ने कुर्सी छोड़ दी और चला गया। जैसे ही अंबर अर्जुन के पास से गुजरा, अंबर ने अर्जुन से कहा, थैंक यू अर्जुन, ऐसा लगता है कि सार्थक बाकियों से काफी अलग है। मुझे यकीन है कि इसका हाल किशोर की तरह नहीं होगा। किशोर नाम को सुनकर अर्जुन और अभय को कुछ बुरी यादें वापस आ गईं, लेकिन अभी उनके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। अर्जुन जल्दी से कुर्सी पर जाकर बैठ गया और शरीर का कंट्रोल वापस से ले लिया। अर्जुन के पास सार्थक बैठा हुआ था। हालांकि अर्जुन का हाथ अभी भी सार्थक के बालों के ऊपर ही था। यह देखकर अर्जुन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अर्जुन ने शर्म से हकलाते हुए कहा, ओह सो सॉरी, वो मैं सार्थक ने अर्जुन की बात काटते हुए कहा, वो तुम नहीं थे, मैं जानता हूं। मैं बता सकता था कि तुम्हारी जगह कोई और था। वैसे मानना पड़ेगा अर्जुन, बहुत बढ़िया आइडिया निकाला तुमने दिमाग की अदला बदली का। लगता है अभी के लिए हम सेफ हैं। जब तक हमें उस दिन किसी ने नहीं देखा है तब तक हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही सार्थक ने ऐसा कहा, उसने महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ निकल रहा है। सार्थक को ऐसा लगा कि उसका खुद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं खो रहा है। सार्थक का प्रखर से कनेक्शन टूट रहा था और वो जानता था कि ये क्या है। अर्जुन ने सार्थक से पूछा, क्या हुआ सार्थक, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अपनी छाती को पकड़कर सार्थक ने कहा, मुझे लगता है कि ये प्रखर है, वो भूखा है। मैं उसे ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। प्रखर से मेरा कनेक्शन टूट रहा है। अर्जुन ने कहा, लेकिन कल की ही तो बात है जब प्रखर ने अपना पेट भरा था। अर्जुन ने इस तरह से कहा कि उसकी आवाज कोई और न सुन सके। सार्थक ने कहा, मुझे पता है, लेकिन लगता है कि ये हमारी बदकिस्मती है। इस हिसाब से अगर प्रखर को हर दिन इंसानी मांस नहीं मिला तो वो भूखा ही रहेगा, और मुझे डर है कि जब वो भूखा होगा तो मैं उसे पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। जब अर्जुन ने सार्थक की बातें सुनी तो उसे वो पल याद आ गया जो उसने निहाल के ऑफिस आने से पहले अपने हॉस्टल के कमरे में देखा था। जब अर्जुन अपने हॉस्टल के कमरे में गया था तो उसने देखा था कि निशिका प्रखर की ओर अपने तीर को तान कर खड़ी हुई थी। अर्जुन ने सोचा, शिट, क्या प्रखर की भूख तभी शुरू हो गई थी? अर्जुन और सार्थक करीब 2 घंटे से निहाल के ऑफिस में पूछताछ में थे। जब उन्होंने कमरे के बाहर देखा तो सूरज अब तक अस्त हो चुका था और उसकी जगह अंधेरी काली रात ने ले ली थी। अर्जुन ने सार्थक का हाथ पकड़ते हुए कहा, सार्थक, हमें यहां से निकलना होगा। मुझे लगता है कि निशिका किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अचानक से तभी निहाल के ऑफिस के दरवाजे पर एक बीप की आवाज सुनाई दी और जैसे ही दरवाजा खुला, अर्जुन और सार्थक को अपने सामने निहाल आता हुआ दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे मीरा और हीना भी थे। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें कुछ मिला है। निहाल, मीरा और हीना के ठीक पीछे एक और स्टूडेंट खड़ा था। इधर बॉयज हॉस्टल के कमरे के अंदर प्रखर ने फ्रिज में रखा हुआ सारा कच्चा मांस खा लिया था, लेकिन इससे उसकी भूख बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी, बल्कि अब प्रखर के पेट में दर्द और भी ज्यादा उठने लगा था। निशिका ने घबराते हुए कहा, प्रखर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, तुम अब सच में मुझे डराने लगे हो। प्रखर अब अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिरा हुआ था। उसने चिल्लाते हुए निशिका से कहा, निशिका प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और यहां से चली जाओ। निशिका घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी वो प्रखर को शांत रखने के लिए उसको समझा रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा निशिका खुद को शांत रखने के लिए प्रखर से बात कर रही थी। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने फिर से किसी और को मार दिया तो? निशिका ने गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहा, कम ऑन प्रखर, कम ऑन, तुम ये कर सकते हो। कम ऑन प्रखर, तुम खुद से लड़ सकते हो।
अरे मैं तो इससे भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल डाइट कर चुकी हूँ यार। तुम मानोगे नहीं, लेकिन एक बार तो मैंने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ जूस पीकर खुद को जिंदा रखा था। प्रखर ने कराहते हुए निशिका की तरफ नजर उठाकर देखा और कहा, तुम यहाँ से चली जाओ निशिका, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा शिकार बन जाओ। इससे अच्छा तो मैं किसी ऐसे इंसान को खा लूं जो इसके लायक हो। जाओ यहाँ से, जाओ, अपनी जान बचाओ निशिका, प्लीज। लेकिन निशिका प्रखर की बात नहीं सुन रही थी और उसे अभी भी मनाने की कोशिश कर रही थी। प्रखर ने फिर भी निशिका को समझाना जारी रखा और कहा, निशिका, निशिका वो तुम ही थी जिसने मुझे बताया था कि मैं कितना घटिया इंसान था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। अब मैं बिल्कुल अलग हूं निशिका। उसी समय प्रखर को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पेट में हाथ डालकर नीचे तक पहुंच गया हो और उसने जो कुछ भी अभी तक खाया था उसे खींचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ सेकंड्स के बाद प्रखर ने अभी तक जो कुछ भी खाया था वो कुछ हरे रंग के लिक्विड के साथ पूरा बाहर आ गया। निशिका के चेहरे पर अब टेंशन और भी ज्यादा दिखने लगी थी। उसने चिंतित होते हुए पूछा, प्रखर, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही प्रखर ने सिर उठाकर निशिका की तरफ ऊपर देखा तो उसकी आंखें अब चौड़ी हो चुकी थीं और चमकीले लाल रंग में चमक रही थीं। प्रखर के सामने के 2 दांत बाहर निकलकर बड़े और नुकीले हो गए थे और वो दांत अब उसके निचले होंठ पर चिपक गए थे। प्रखर धीरे धीरे करके जमीन से ऊपर उठा और निशिका की ओर आगे बढ़ने लगा। निशिका ने प्रखर को अपनी ओर आते देख घबराकर तीर छोड़ने से पहले चेतावनी देते हुए कहा, प्रखर, प्रखर मुझे माफ कर देना। और निशिका ने प्रखर के घुटने पर निशाना लगा दिया। निशिका का तीर ठीक निशाने पर लगा और प्रखर के घुटने में घुस गया, लेकिन इससे प्रखर को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि प्रखर ने तीर से बचने तक की कोई कोशिश नहीं की। प्रखर ने आगे बढ़ते हुए अपने घुटने से तीर खींचकर निकाला और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। तीर लगने से बना निशान भी अब तुरंत ठीक हो गया। निशिका ने प्रखर को रोकने और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे साफ समझ में आ रहा था कि उसके सामने अभी जो भी था वो कोई और ही था। प्रखर अब उस शरीर में मौजूद नहीं था, वो अब एक राक्षस था। निशिका पैनिक में दरवाजे के पास भागकर पहुंची और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे एक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने अभी अभी एक शीशा तोड़ा हो। इस आवाज को सुनकर निशिका रुक गई। निशिका ने मुड़कर देखा तो कमरे की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और प्रखर कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं था। निशिका उस खिड़की की तरफ दौड़ी और टूटे शीशे से बचते हुए खिड़की के बाहर देखने लगी। निशिका ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे प्रखर का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया। वो कमरा बिल्डिंग की 3री मंजिल पर स्थित था। अगर कोई इंसान बिना किसी सहारे के इतनी ऊपर से कूदता तो उसकी टांगें टूट चुकी होती, लेकिन प्रखर अब कोई साधारण इंसान नहीं था। प्रखर नीचे कूदकर अंधेरे में जंगल की ओर भाग गया। इतना ऊपर से गिरने से प्रखर के पैर टूट गए, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद प्रखर के पैर अपने आप ठीक भी होने लगे। प्रखर ने भागते हुए मन में कहा, मैं अपने दोस्तों में से किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन मुझे इस भूख से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। निहाल के ऑफिस में जहां सार्थक और अर्जुन के साथ पूछताछ चल रही थी, वहां निहाल, मीरा और हीना किसी दूसरे स्टूडेंट को अपने साथ लेकर वापस आए थे। जैसे ही उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोला, वैसे ही उनके पीछे से एक स्टूडेंट सामने आया। इस स्टूडेंट को सार्थक नहीं पहचानता था, लेकिन अर्जुन उसे अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही उस स्टूडेंट ने ऑफिस के अंदर कदम रखा और सार्थक और अर्जुन की तरफ देखा, उस स्टूडेंट ने अर्जुन को पहचान लिया। ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि रचित लालवानी था। अर्जुन को देखते ही अचानक रचित की हथेलियों से पसीने छूटने लगे। कलाडी ग्रह पर जब से रचित अर्जुन से मिला था, तब से उसने अर्जुन के परिवार के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी थी और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का फैसला किया था। रचित ने अपने परिवार के सदस्यों को भी बताया था कि वो पोर्टल आउटिंग में एक खन्ना परिवार के लड़के से मिला था। जैसे ही रचित के परिवार ने खन्ना परिवार का नाम सुना, वैसे ही तुरंत उनकी आवाज की टोन बदल गई और रचित को उसके पापा ने हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए वो खन्ना परिवार के किसी भी सदस्य को ठेस न पहुंचाए और ध्यान रखे कि उसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो।
ये एक बहुत ही अजीब रिएक्शन था। हालांकि रचित के पापा अपने परिवार में किसी ऊंचे पद पर नहीं थे, फिर भी उन्हें बड़े 4 परिवारों में से एक के सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया था। ये पहली बार था जब रचित ने अपने पापा को किसी का नाम सुनकर इस तरह से रिएक्ट करते देखा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब रचित ने खन्ना परिवार के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की तो उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। न ही रचित को इस बात का पता चला कि खन्ना परिवार के लोगों के पास किस प्रकार की शक्ति है, और न ही उसे खन्ना परिवार के लोगों का युद्ध में किसी तरह के योगदान के बारे में पता चला। यहां तक कि जब रचित ने अपने दोस्तों से खन्ना परिवार के लोगों के बारे में पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था, न ही उन्होंने ये नाम सुना था। तो इस वजह से रचित के पापा का रिएक्शन उसे और भी ज्यादा अजीब लगा। जल्द ही रचित के पापा का डर रचित का भी डर बन गया और अर्जुन की शक्तियों के पीछे का रहस्य उसके दिमाग में घर करने लगा। क्या रचित सार्थक का नाम लेकर सारा इल्जाम उस पर डाल देगा? रचित उस सच पकड़ने वाली औरत से कैसे बचेगा? क्या प्रखर अपनी भूख शांत करने के लिए किसी और को मार देगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माय वैम्पायर सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। निहाल अपने साथ ऑफिस में रचित लालवानी को लेकर आया था।